Hello everyone, welcome back to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School, Kishangarh and Wal. In the last 10 part of atomic structure, we have studied about the quantum numbers, in which we studied the 4 main quantum numbers which are used to distinguish the position of electron or the orientation of electron in any orbit or orbitals. Okay, now we in the 11th video of atomic structure, which is the last part of atomic structure, we are going to study about the electronic configuration, how electronic configuration is done in different types of orbitals. What is electronic configuration? The electronic configuration is the arrangement of electrons in any orbitals. Okay, this is known as electronic configuration. तो write down the definition of electronic configuration. तो आप लोग क्या लिखेंगे? The arrangement of electrons in orbitals, okay, is known as electronic configuration. ये हम लोग इस चीज़ को बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. अब बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने यहाँ पर रूल दिए हुए हैं. उन रूल की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे. यहाँ पर 4 तरह के रूल्स दिए गए हैं. कितने रूल्स हैं यहाँ पर? 4 टाइप्स ऑफ रूल्स. उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं. आइए बात करते हैं सबके बारे में बारी बारी से. सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है ऑफ-बाउ रूल. ठीक है बच्चों, इसके बारे में जो सबसे ये साइंटिस्ट का नाम है साइंटिस्ट का एक जर्मन वर्ड है. तो ऑफ-बाउ क्या है? ये एक जर्मन वर्ड इज ऑफ-बाउ which mean to form और to prepare. अब टू फॉर्म या टू प्रिपेयर का मतलब क्या निकला है यहाँ पे? इसका मतलब ये है बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो उसका प्रिपरेशन होगा, उसका मैन्युफैक्चर होगा किसका? ऑर्बिटल का और ये एटम का. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए हम लोग किसी एटम के ऑर्बिटल को फिल करते हैं, जिससे वो जो है वो क्या गेन करता है? स्टेबिलिटी कहते हैं. बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इट गेट स्टेबिलिटी. तो उसको क्या मिलती है बच्चों? स्टेबिलिटी मिलती है. अब इसमें तीसरी बात जो मीनिंग निकल के आता है वो ये है कि आप ऑर्बिटल्स में या जो सब शेल हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएं. तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हम लोग उन ऑर्बिटल को भरते हैं. अब वो ऑर्डर क्या होता है एनर्जी का बच्चों? तो इसको समझने के लिए हम लोग जो है साइमन स्कीम को यूज़ में ले लेते हैं. तो साइमन स्कीम जो है उस पर हम फोकस डालते हैं. साइमन स्कीम में हम क्या करते हैं? 1s सब शेल को, उसके बाद 2s सब शेल को, उसके बाद 3s, फिर 4s, फिर 5s, 6s, 7s और हो सकता है 8s. तो हम इस तरीके से ये ऑर्बिटल लिख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है ना, तो जरूरी नहीं आप इसको इस तरह से सर्कुलाइज करें, ना करें तो भी चल जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. ये तो एस सबशेल के बारे में बात हो गई. अब पी सबशेल इससे एक स्टेप नीचे आएगा. तो ये हमारा 2p हो गया, ये हमारा 3p हो गया, ये 4p है, ये हमारे पास 5p हो गया, 6p हो गया, 7p हो गया. अब एक स्टेप पहले हम इसको रोक देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7p. p के बाद में d की बारी आती है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक स्टेप डाउन से. 3d, 4d, 5d, 6d, एक स्टेप पहले रोक दिया. ऐसे ही f जब d बढ़ जाएगा तो f की बारी आएगी. तो f के लिए जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4f,
और ये हो जाएगा हमारे पास 5f। अब जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं इसमें बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने का ऑर्डर में ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे की ओर इसको जब चलते हैं तो इन ऑर्बिटल्स की या सबशेल की एनर्जी में इंक्रीमेंट आता है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो आपको दिख रही होगी, मैक्सिमम एनर्जी किसकी हुई, 8s नाम का जो सबशेल है उसकी हुई, और मिनिमम एनर्जी हो गई हमारे पास में 1s नाम के सबशेल के लिए। तो सबसे पहले किसको भरा जाएगा, 1s सबशेल को भरेंगे, उसके बाद हम 2s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 2p में जाएगा बच्चों। फिर 2p में आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, उसके बाद फिर आपको 3s में आना है, 3s जब फिल हो जाएगा तब आपको 3p में आना है, फिर 4s में आना है, उसके बाद आपको 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में आना है, उसके बाद आपको आना है 4d में, फिर 5p में, उसके बाद 6s में, 6s जब पड़ जाएगा तब आपको आना है 4f में, फिर वापस आना है 5d में, 6p में, फिर 7s में, 7s फिलअप हो जाए तो 5f में आना है, फिर आना है आपको 6d में, फिर आना है 7p में, फिर आना है आपको 8s में। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये हमें ध्यान रख लेना है। हम उसी ऑर्बिटल को सबसे पहले भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फिलअप किया जा सकता है। तो सबसे पहले किसको भरेंगे, 1s को, 1s के बाद हम भरेंगे 2s को, उसके बाद भरेंगे 2p को, उसके बाद भरेंगे 3s को, उसके बाद भरेंगे 3p को, उसके बाद 4s को भर लेंगे, उसके बाद हम 3d को भर लेंगे, 3d के बाद हम 4p को भरेंगे, 4p के बाद हम 5s को भर लेंगे, उसके बाद हम 4d भर लेंगे, 4d के बाद हम भर लेंगे 5p को, 5p के बाद हम चलते हैं आगे तो ये आ जाएगा 6s, 6s के बाद में 4f, 4f के बाद में 5d एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास में और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ चुका है डिफरेंट टाइप ऑफ सब शेल के लिए या ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। पहले इसमें भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, फिर बाकी के 2 इसमें भरेंगे, 4 हो गए, उसके बाद में 5 to लेकर के 10 तक यहाँ पे आ जाएंगे, 11 12 यहाँ आ जाएगा एंड साइमल्टेनियसली इसको डन किया जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया आज का इसमें aufbau रूल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लेंगे। तो aufbau एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू फॉर्म और टू प्रिपेयर। कैसे प्रिपेयर करेंगे हम ऑर्बिटल को, उसमें इलेक्ट्रॉन भर के, इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम लोग या तो डायरेक्ट इसको याद रख लें या आप इस टेक्निक को याद रख लें जिससे कि हम इसको भर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है aufbau रूल। aufbau रूल से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास सेकंड रूल आता है और सेकंड रूल होता है हुंड रूल। ठीक है, हम हुंड रूल के पास चलते हैं। हुंड रूल क्या बोलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास रूल है वो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है ना, तो हुंड रूल के बारे में बात कर लेते हैं। हुंड रूल ये कहता है कि जब आप किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर जैसे मान लीजिए 1s ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में गए वहाँ भी आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। लेकिन जब आप 2p में जाओगे, 2p सबशेल में जाओगे तो 2p सबशेल में 3 आपके पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। आप सबसे पहले प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भर लोगे। अगर आगे बचते हैं तो दोबारा 2p के जो px है उसमें आप लौट के आओगे और अपोजिट स्पिन के साथ में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को भर लिया जाएगा। तो क्या बोलता है ये, अकॉर्डिंग टू इट first of all electrons are filled in the degenerate orbital single, and if electron rest then again fill the electron in opposite spin। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भर लिया जाएगा। ये हमारे पास हो गया हुंड रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे मुझे 7 नाइट्रोजन का भरना है। नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, उनको हमें भरना है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p3। तो ये हमारे पास 1s सबशेल हो गया, ये हमारे पास 2s सबशेल हो गया और ये हो गया हमारे पास में 2p सबशेल।
सब शेल में 3 ऑर्बिटल हो गए हमारे पास में। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक क्लॉकवाइज स्पिन से और एक एंटी क्लॉकवाइज से, ये भी क्लॉकवाइज ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अब बच गए मेरे पास में 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे भर लूँगा मैं, आप इसको ऐसे भरोगे 1 2 3, ऐसे भर सकते थे। ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी भर सकते थे 1 2 3, तो ये भी सही होगा ये भी सही होगा। लेकिन अगर आपने इन तीनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर लिया होता, अगर आपने इन तीनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर लिया होता तो ये हमारे हुंड रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता, गलत हो जाता। या आपने इसको ऐसे फिलअप कर लिया होता, सपोज आपने यूँ भर लिया, तो भी ये क्या हो जाता, हमारा रॉन्ग हो जाता इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास में कोई सब शेल है जो कि अपने डीजनरेट ऑर्बिटल्स में बटा हुआ है या ऑर्बिटल से बटा हुआ है, तो आप सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन सब में भरते जाओगे लेफ्ट टू राइट की ओर। अगर आपके इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वापस लौट के आओगे और अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिटल में भर लिया जाएगा। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, वो हमें भरना है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है, ठीक है। तो 2p4 होगा तो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, हमने इस इलेक्ट्रॉन भर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन और भर लेने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3, मैंने जैसे कहा था वैसे भरेंगे। 4th इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोग यहाँ नहीं आएंगे, वापस आप यहीं लौट के आएंगे, तो इस तरीके से उसको भर लिया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको यूँ बता देता, सपोज आपने इसको ऐसे भर लिया होता 1 2 3 और ये 4, तो ये क्या हो जाता हमारा, गलत हो जाता, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भर लें 1 2 3 4, तो भी ये क्या हो जाता हमारा, गलत हो जाता। तो आपको अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो दोबारा से फर्स्ट वाले डीजनरेट ऑर्बिटल में ही आना होगा और अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन भर लिया जाएगा। यही हो गया हमारे हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में थर्ड रूल जो है उसे कहा जाता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। थर्ड रूल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल आप लोग करते चले जाएंगे। थर्ड रूल क्या है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच्चों, पाउली ये कहता है जब किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, चारों सेम नहीं हो सकती। उन 4 में से या तो 3 आपकी क्या होंगी, डिसिमिलर होंगी, है ना, और एक सिमिलर हो जाएगी, या तीनों की तीनों सेम हो सकती हैं और एक क्या होगी, डिफरेंट होगी। यही है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है, फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स filled in any orbital does not have same 4 क्वांटम नंबर। ओके, अब इसमें क्या होगा, चारों क्वांटम संख्या इसकी सेम नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 4 क्वांटम नंबर, ठीक है ना। अब इनमें से कोई ना कोई एक जो है वो आपकी डिफरेंट होगी और वही हो जाएगा हमारे पास में पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने भी ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था, तो ऑक्सीजन का एग्जांपल क्या था, 1s2 2s2 और ये क्या हो गया हमारे पास में 2p4, ठीक है। ये 1s है, ये 2s है और ये क्या हो गया 2p हो गया। तो 2p4 1 2 3 और ये क्या हो गया हमारे पास में 4, ठीक है। अगर मैं इसको ढंग से दिखाता हूँ तो ये आपके पास है 2px, इस वाले को कहा जाता है 2pz और इसको कहा जाता है 2py। ओके, ये हो गया। अब 2px में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है और एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ज़रा बात कर लेते हैं 2px2, यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2px2 है। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, मुझे 2 दिखाई दे रही है। दूसरे इलेक्ट्रॉन भी तो इसी में पड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी n की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। l की वैल्यू p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ भी l की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। m की वैल्यू मैंने कल वाली क्लास में बात करी थी,
एम की वैल्यू जो है वो -L से +L तक होती है, तो -1, 0 और +1, तो मैं इसको मान लेता हूँ -1, तो इसके लिए भी m की वैल्यू क्या होगी -1। स्पिन क्वांटम नंबर बताइए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखा जाता है, +12 लिखा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखा जाता है, -12 लिखा जाता है। तो आप इस एग्जाम्पल से क्या देख रहे हैं कि 4 क्वांटम संख्याओं में से 3 क्वांटम नंबर जो हैं ये कैसी मिली मुझे, सेम मिली, बट 4th क्वांटम नंबर जो है वो कैसी है, डिफरेंट है। यही है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है जब किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए होते हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं में से कोई ना कोई एक क्वांटम संख्या जो है वो डिफरेंट जरूर होगी, और यही है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हमारे पास 3 रूल हो चुके हैं। उसके बाद 4th रूल पे चलते हैं, तो वो होता है हमारे पास n+L रूल। n+L रूल भी जो है वो सब शेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ज़रा देखते हैं क्या कहता है ये। इसमें केस 1 जो है आपको ये ध्यान रखना है, विच ऑर्बिटल इज filled first which have minimum number of n+L वैल्यू। ठीक है, अगर आपके पास 2, 3, 4 कितने भी आपको सबशेल या ऑर्बिटल दे दिए गए और ये कहा गया कि बताइए इनमें से पहले किसे भरा जाएगा, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रॉन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस ऑर्बिटल को पहले भरना है जिसके लिए n+L की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं केस फर्स्ट के लिए। एग्जाम्पल लिया मैंने, एक लिया मैंने 1p, एक लिया मैंने 3d, एक ले लिया मैंने 4f, एक ले लिया मैंने 2p। ठीक है ना, और इसी तरह से मैं एक ले लेता हूँ 5p ले लेता हूँ। चला देख लेते हैं कि इनमें से पहले किसे भरा जाएगा। चला देखते हैं, इसके लिए n की वैल्यू बताइए, जो आगे जो डिजिट दिख रही है वही मेरी n की वैल्यू है। n की वैल्यू 1, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ पे 5। अब आगे देख लेते हैं l की वैल्यू। p के लिए l की वैल्यू होती है 1, d के लिए होती है 2, f के लिए होती है 3, p के लिए अगेन 1 और p के लिए अगेन 1। अब जरा आप यहाँ देख लीजिए n+L वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, 1, 1, 2 हो गया, 3, 2, 5 हो गया, 4, 3, 7 हो गया, 2, 1, 3 हो गया और 5, 1, 6 हो गया। अब बताइए ज़रा यहाँ पर क्या ऑर्डर आएगा। सबसे कम n+L वैल्यू किसका है, 1p का है, तो 1p की एनर्जी कम होगी। उसके बाद में 3 यानी 2p को भरा जाएगा, 2p के बाद में किसे भरा जाएगा, 3d को भरा जाएगा, 3d के बाद में किसे भरा जाएगा, 5p को भरा जाएगा और 5p के बाद में भरा जाएगा 4f को। तो ये हो गया हमारे पास में ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल। ठीक है ना, इसी ऑर्डर में इसको भरा जाएगा। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है इसकी, अगर आपको ये लगे कि अगर आपको n+L की वैल्यू किन्हीं 2 या 3 सबशेल के लिए सेम आ जाए तब हम किस में भरेंगे, तो आप क्या करेंगे, इफ़ 2 और मोर subshell have same n+L value then minimum n+L having orbital will be filled first। तो आपको ये सेकंड रूल ध्यान रखना है। अगर आपके पास में 2 या 2 से ज़्यादा कोई ऑर्बिटल्स हैं, उनके लिए n+L की वैल्यू इक्वल आ गई, तो आप जो है जिसके लिए n+L की वैल्यू कम है उसमें तो आप भर ही रहते, लेकिन आप ये कह रहे हो कि n+L की वैल्यू कम आ गई, तो आप ये ध्यान रखना मिनिमम n हैविंग ऑर्बिटल उसको सबसे पहले भर लोगे। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, एक ले लिया मैंने 3d, ठीक है ना, एक ले लिया मैंने 4s, एक ले लिया मैंने 3d हो चुका है, 4p, इसकी जगह हम लेते हैं 5s ले लेते हैं, 4p ले लिया,
ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए हमारे पास में ये 3 सब शेल हैं। अब किसके लिए पूछा जाए, अब ज़रा देखते हैं। इसके लिए n की वैल्यू 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर कितनी वैल्यू n की 4 है। l की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ l की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 2, यहाँ l की वैल्यू हो जाएगी 0, s के लिए 0 होती है, p के लिए होती है 1। तो n प्लस l की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5। तो n प्लस l की वैल्यू तो इक्वल आ गई। अब किस में पहले भरेंगे, आपका रूल कह रहा है जिसमें मिनिमम n होगा। मिनिमम n किसका है, 3D वाले का। तो आप पहले 3D को भरोगे, 3D के बाद में किसको भरोगे, 4P को भरोगे, और 4P के बाद में आप भर लोगे 5S को। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ सब शेल। तो इस तरीके से हम लोग इन 4 रूल को लेते हुए ऑर्बिटल्स को फिलअप कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर हमसे एग्जाम्स में या क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछी जाती रही है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, अगर कह दिया जाए 2 या 3 आपको सब शेल ऑर्बिटल दे दिए और कहा गया कि बताओ इनमें से कौन सा ऑर्बिटल बनेगा या नहीं बनेगा, एग्जिस्टेंस उसका होता है कि नहीं होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑर्बिटल या सब शेल, ठीक है, हम ये कह देते हैं सब शेल एग्जिस्ट व्हेन n वैल्यू इज़ ग्रेटर देन l, ठीक है। अगर n की वैल्यू जो है l से बड़ी होगी तभी वो सब शेल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इफ़ n इज लेस देन l और n इक्वल्स टू l, ठीक है ना, तो वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, यानी नॉन एग्जिस्टेंस। तो आप क्या बोलोगे, नॉन एग्जिस्टेंस उसके लिए बता दोगे, ठीक है। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे आपको बोला जाए 1p ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है। अब ज़रा देख लेते हैं 1p के लिए। यहाँ n की वैल्यू जो है वो 1 हो गई और यहाँ पर जो l की वैल्यू है वो भी क्या हो गई, 1 हो गई। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, l हो गया, मैंने बताया था। इसलिए 1p ऑर्बिटल नहीं बनता। ज़रा एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या 2p ऑर्बिटल बनता है क्या? यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ l की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो n वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन l है, इसलिए 2p ऑर्बिटल बनता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से, ठीक है ना, क्या 3f ऑर्बिटल बनता है कि नहीं बनता है, ज़रा देख लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 हो गई और l की वैल्यू जो है वो इसके लिए कितनी होती है, 3 होती है। s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। तो यहाँ n की वैल्यू इसके बराबर आ गई l के, इसलिए ये ऑर्बिटल, ये सब शेल नहीं बनेगा, ठीक है ना। n की वैल्यू जो हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर कम हो जाए तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 4D 3D देखें। 2D ऑर्बिटल बनता है कि नहीं बनता है, ज़रा इसको देख लेते हैं हम लोग, या 1D देख लेते हैं। चलो, क्या 1D ऑर्बिटल बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 1 हो गई, और d के लिए l की वैल्यू जो है s, p और d ये 2 हो गई। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, n इज लेस देन l हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये ऑर्बिटल भी आपका नहीं बनेगा। तो आप समझ गए होंगे n प्लस l वैल्यू के आधार पर हम लोग फिलिंग करते हैं, और कौन सा ऑर्बिटल जो है एग्जिस्टेंस रखेगा उसके बारे में हम पता कर लेते हैं इससे, कि n की वैल्यू जो है वो l से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कौन से ऑर्बिटल जो है वो स्टेबिलिटी रखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्बिटल, जो सबशेल आप लोग भरते हो, उसमें अगर फुल फील्ड कंडीशन है तब तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी रखेगा, क्योंकि उसकी एक सिमेट्री होती है, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये हमें ध्यान रख लेना है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल में क्या रखोगे, जो फुल फील्ड है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, जो आपकी हाफ फील्ड हो जाएंगे उनसे, और ये ज़्यादा होंगे जो आपके पार्शियली फील्ड होंगे इनसे, ठीक है। और इसका रीज़न अगर आपको देना हो जाए तो आप यहाँ रीज़न क्या दे दोगे कि उनमें क्या पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए वो फुल फील्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। जैसे D10 जो होता है वो D5 से ज़्यादा स्टेबल है, और D5 जो है वो D6 से ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही P6 ऑर्बिटल जो है ज़्यादा स्टेबिलिटी रखेगा P3 से, और P3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा P4 से। F14 जो है वो F7 से ज़्यादा स्टेबल होगा, और F7 जो है वो F8 से ज़्यादा
स्टेबल रखेगा। यहाँ पर सिमेट्री पाई जाएगी और यहाँ पर जो है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि एक स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है, क्या ऑर्डर होता है इनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी का, ठीक है ना। हुंड रूल, पाउलीज रूल, N+L रूल, ठीक है, और अफबाउ रूल, इनको हम लोग ध्यान से याद रखेंगे, एक एक चीज़ पे अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको आज की क्लास का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। एग्जाम्पल्स आप लोग अपनी कॉपी में कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे बात कर लेगा, पूछ सकता है अपनी क्वेरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा पीरियोडिक टेबल।